हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। एग्जाम दर्शन के सभी शुद्ध श्रोताओं को सत्येंद्र सर का नमस्कार। आज एक सेशन आप देख रहे होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्जाम में जान डालने का काम करेगा। और उस सेशन का नाम है, मेरे भाई आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसा कि देख रहे होंगे, नाम है उसका आयोडीन। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयोडीन। हम तुम्हें आयोडीन के बारे में फैक्ट्स जानकारी देंगे, जो आपके अलग अलग एग्जाम में भी जानकारियां महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले करेंगी। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। सुनिएगा, सबसे पहले बच्चों हमने कहा आयोडीन। आयोडीन की मात्रा शरीर में 20 से 22 mg होती है, जहां 15 mg मात्रा थायराइड के अंदर होती है। देखो यहां हमने एक तितली ग्रंथि बनाया है और इस तितली ग्रंथि के अंदर हमने 15 mg मात्रा रख दिया और हमने कहा कि जी प्रतिशत में ये 70 से 80% देखी जाती है। फिर इसने कहा कि कार्य थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायता करना। साथ ही साथ मेरे बच्चे ये दो रूपों में है थायराइड हार्मोन, T3 और T4। आपने ये पढ़ा था कि थायरॉक्सिन जो होती है वो T3 और T4 होती है। अच्छा, मुझे सभी लोग कमेंट करके बताना कि T3 और T4 में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होती है, सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था किसकी होती है, T3 की या T4 की? क्लियर है? पक्का बताना। क्लियर? चलो, तो ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। थायराइड के कार्य कौन से हैं? पहला, थायराइड हार्मोन के निर्माण में यानी T3 और T4 में कितने प्रतिशत होता है सर? 98% होता है, 98% होता है। इस चीज का तुम्हें ध्यान, फैक्ट है। इसने पूछा कि यह हार्मोन ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि विकार में सहायक होते हैं। नोट थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसका पता क्रेंडल ने 1915 में लगाया था। लेकिन बच्चों ये बताओ, ऊर्जा उत्पादन का मतलब हो गया कि सर बॉडी में VMR को बढ़ाना। इसका मतलब है कि सर VMR को बढ़ाता है। क्या VMR मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट? क्या आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बॉडी का VMR बढ़ता है? ये आपके लिए प्रश्न है। बॉडी का VMR कब कब बढ़ता है, ये जरूर बताना, क्योंकि जब आप मुझे रिप्लाई करते हो तो मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा संचारित हो जाती है। फिर वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको मजबूती देने के लिए मैं पकड़ता हूं। ठीक। दूसरा, बुखार में VMR कितने प्रतिशत बढ़ता है यदि तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो? जरूर बताना। 1 अंश सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर बॉडी में VMR कितना बढ़ता है, यह बात आप जरूर मुझे बताइएगा। क्लियर? ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसने कहा और शेष कार्य कौन से थे भाई? तो शरीर में उपापचयन को नियंत्रित करना, मतलब मेटाबॉलिज्म के किसके किसके उपापचयन को? तो सर आप ध्यान रखेंगे, प्रोटीन के उपापचयन को और कार्बो के उपापचयन को, फैट के उपापचयन को, यही 3 थे। या VMR को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क विकास में सहायता देता है। देखो यहाँ पॉइंट में लिखा हूं कि गर्भावस्था या गर्भस्थ शिशु व बच्चों के मानसिक विकास के लिए आयोडीन जरूरी होती है। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म, मंद बुद्धिता हो जाती है, जो बच्चे को होती है। शारीरिक तापमान को संतुलित करना, हृदय व तंत्रिका तंत्र पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, कितना बेहतर ढंग से हमने बताया कि सर आयोडीन की कमी का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। आइए इन फैक्ट्स को हम लोग समझें, जो आपके किसी भी एग्जाम में एकदम रामबाण बनने वाले हैं। ये ध्यान रखें। देखिए, आयोडीन की कमी का प्रभाव, सबसे पहले बच्चों घेंघा रोग है, जिसे हम ग्वैट्रा बोलते हैं। अधिकांश जो प्रभावित होता है, अधिकांश प्रभावित कौन होता है? यहाँ कमेंट करके आप सभी मुझे बताना, ये मैंने आपके लिए छोड़ा। तो बताना कि घेंघा रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, जरूर बताना। ठीक है, अब सुनो, ये हमारा गला था। गले में थायराइड ग्रंथि, सफेद वाली थायराइड है। जो मैंने ब्लैक ब्लैक स्पॉट लगा रखे हैं, ये पैराथायराइड है। और पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन का नाम आपके लिए प्रश्न है। कौन कौन बच्चा बताएगा कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? पक्का बताना। हमें ऊर्जा देगा आपको कहीं ना कहीं। जब आपके रिप्लाई आती है तो मुझे लगता है कि एक्टिव है, बच्चों से पूछना चाहिए और फिर बच्चों को कार्य भी देना चाहिए। क्लियर है? तो चलो, उसके बाद देखो, ये थायराइड मूल आकार में थी। थायराइड क्या हुई कि आयोडीन की कमी से फूल गई। देखो ये जो रेड कलर हमने बना रखे हैं,
ये खतरा है ना थायराइड का बढ़ा हुआ आकार, किस कलर में रखा हूं, रेड कलर। तो चीजें विजुलाइज है, जैसे गला क्या होगा, सूज जाता है। ध्यान देती चलना, बहुत महत्वपूर्ण बात। कारण आयोडीन की कमी, यानी हमें प्यारे बच्चे घेघा जो देखने को मिल रहा है वो आयोडीन की कमी से देखने को मिल रहा है। थायराइड हार्मोन का कम बनना भी कारण हो सकता है। नीचे बात हुई कि सर नोट में शरीर में T3 और T4 की कमी होने पर TSH पूरा नाम क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है, मैं ही बता रहा हूं, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन ये कहां से निकलता है ये आप बताएंगे। ठीक है, पढ़ाया हूं तो बच्चे, चूंकि अगर आप हमारा एंजाइम और हार्मोन वाला वीडियो देखेंगे, पिछली वीडियो भी जा करके देखा करो, और सेशन अच्छा लगे तो ऐसे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। समझ गए, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर हमें ऊर्जा नहीं आएगी, क्योंकि आपका अगर सेशन बढ़ता रहता तो ऊर्जा आती है। तो कमी होने पर TSH अधिक बनता है, जिससे थायराइड का आकार बढ़ जाता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि थायराइड में जो सूजन लाने का काम किया था वो किसने किया था, TSH के अधिक उत्पादन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेंस एग्जाम लिख रहे हो तो ये सब फैक्ट लिखोगे तो इज्जत बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। देखिए क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान दें। पहला, गले में सूजन आना, ठीक, निगलने में कठिनाई होना, सर सांस लेने में कठिनाई होना, थकान का बढ़ना और वजन बढ़ना। देखो यहाँ लिखा है हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन की कमी, यानी थायराइड की कमी, यानी थायराइड हार्मोन की कमी। सर ये ध्यान रखना है कि एंडेमिक ग्वेटायर हो, एक तो सामान्य होगा, एक होता है एंडेमिक ग्वेटायर। आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो मेरे भाई इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, वहां एंडेमिक ग्वेटायर नाम की समस्या देखने को मिलती है। क्लियर है। एक चीज, उपचार, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करो। देखिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम नियंत्रण के संदर्भ में चला था, तो आयोडीन, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को NIDDCP कहा गया, वर्तमान नाम है 1992 में आया, फैक्ट है। और NGCP पुराना नाम है जो 1962 में आया था। अब इनके पूरे नाम क्या हैं, इनसे जुड़े कौन से फैक्ट है, क्या आप इसे भी जानने की इच्छा रखते हैं, तो जरूर रखे होंगे। इसलिए मेरे भाई अब मैं आप सभी को इन पर बात करता हूं। देखिए NGCP का पूरा नाम नेशनल ग्वेटायर कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखना, मेंस में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। वर्तमान नाम NIDDCP। ध्यान देना, उद्देश्य क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसे घेघा और क्रेटिनिज्म को खत्म करना, और हर घर आयोडीन युक्त नमक, मतलब मात्रा 15 ppm के साथ पहुंचे, ऐसा रिकमेंड किया है NIDDCP। और आप सभी लोग मुझे NIDDCP का पूरा नाम बताएंगे, याद रखना, क्या बताएंगे, क्या होगा NIDDCP का पूरा नाम, पक्का बताना है, ईमानदारी से बताना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करती थी NIDDCP बच्चे, रोगों का सर्वे और निगरानी करना, लोगों में जागरूकता को फैलाना जैसा कार्य करती थी NIDD। क्या इनकी प्रमुख रणनीति थी, जरा ध्यान रखो, इन्होंने कहा कि सभी खाने वाले नमक आयोडीन युक्त होने चाहिए, और इन्होंने USI चलाया, यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया। और इस प्रोग्राम में मदद कौन कर रहा था, WHO और यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम में सुझाव दिया, और उसके बाद USAID चला, जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था। ये दूसरा क्या इनकी रणनीति थी, सर दूसरी रणनीति थी आयोडाइज्ड सॉल्ट सप्लाई, साधारण नमक की जगह आयोडीन युक्त नमक को भेजा जाए तो घेघा और क्रेटिनिज्म जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है, मतलब कि छुटकारा पाया जा सकता है। क्लियर है। दूसरी बात ध्यान दें, इसने कहा निगरानी करो बच्चों, मॉनिटरिंग भी करो, मेंस के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नमक में आयोडीन की जांच कराओ प्रॉपर वे में, पेशाब में भी आयोडीन की जांच करो। ठीक, इनकी रणनीतियों में से था रिकवरी या रीसर्वे, प्रत्येक 5 साल में तुम रीसर्वे करो कि हम अपनी रणनीति में कहां तक सफल हो पाए हैं, क्या हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इस बात को तुम्हें बताना है। ठीक है, उसके बाद नोट में क्या बात आ रही है कि IDD को
5% यानी आयोडीन डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। 5% कम करना उद्देश्य बनाया। साथ ही भारत में 92% लोग आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रहे हैं। अगर हमारा प्रश्न ये बने कि वर्तमान समय में भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रहे हैं, तो आंसर करना है 92% लोग, याद रखना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारी बात आती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कि कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में है, तो WHO, यूनिसेफ, ICCIDD, WHO और यूनिसेफ के साथ मिल करके काम करती है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर ICCIDD का पूरा नाम क्या होगा। ये ध्यान रखना, ये संस्था आपके यहाँ घेघा और क्रेटिनिज्म में बचाव के लिए यूनिसेफ और WHO के साथ मिल करके कार्य कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्लियर। दूसरी महत्वपूर्ण बात को खूब ध्यान से सुनना है। दूसरी बात कह रहा है सर क्रेटिनिज्म एक रोग है, इस रोग से प्रभावित बेसिकली होता है बच्चा, कारण होता है आयोडीन की कमी और गर्भावस्था में मां के द्वारा पर्याप्त आयोडीन का सेवन ना करना। रिजल्ट किसके पास आएगा? बच्चे के पास, क्योंकि पोषण की जिम्मेदारी मां से ही होती है। तो जल्दी मुझे बताओ बता देना कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट। गर्भकालीन अवस्था के दौरान, क्या कहा मैंने? गर्भकालीन अवस्था के दौरान बच्चा अपने पोषण की पूर्ति किससे करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्भकालीन अवस्था के दौरान बच्चा अपने पोषण की पूर्ति किससे करता है? ये जरूर बताइएगा ऑफलाइन कमेंट के दौरान, ठीक है। चलो, उसके बाद आयोडीन का सेवन न करना, पर्याप्त आयोडीन। सेकंड, बच्चे में थायराइड ग्रंथि का विकार आता है। प्रमुख लक्षण है बच्चा मानसिक रूप से मंद होगा, उसका IQ स्तर घटा हुआ नजर आएगा। शारीरिक प्रभाव में क्या देखने को मिलेगा? बच्चा हो सकता है बौनेपन का शिकार हो, चूंकि आप सभी को पता है कि आयोडीन बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है, उपापचयन को बढ़ाती है, जिससे हमारी शरीर जो होती है वो ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, विकास और मस्तिष्क विकास चलता। शरीर के विकास का ना होना, मोटा फूला हुआ चेहरा, कैसा? फूला हुआ चेहरा और जीभ बाहर निकली हुई। एक बात यहाँ हमने नोट में लिखा था, उपचार देखो, आयोडीन युक्त नमक का सेवन कराओ, गर्भवती महिला को पर्याप्त आयोडीन दें, नवजात शिशु में थायराइड की जांच कराएं और घेघा रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन होती हैं? गर्भवती महिलाएं। याद रखना, क्या कहा? घेघा रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन होती हैं? गर्भवती महिला, याद रखें। हाँ सुनील जी, तुम्हें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, हर बच्चा ध्यान रखे। क्लियर। एक चीज, दूसरी बात ध्यान रखना, एक रोग यहीं से और होता है, मैं लगे हाथ लिख ही देता हूं, और उस रोग का नाम है बच्चों, जो आपने पढ़ा होगा, मिक्सीडीमा का नाम पढ़ा होगा ना, मिक्सीडीमा। तो मिक्सीडीमा से सर्वाधिक जो प्रभावित होता है बच्चों, वो बेसिकली वयस्क प्रभावित होता है। क्या लक्षण होंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लक्षण क्या होंगे कमेंट करके बताएंगे। एक स्थिति और है बच्चों, यहाँ पर हाशीमोटो उसे बोलते हैं, और हाशीमोटो को हम लोग क्या कहते हैं सर? थायराइड की आत्महत्या। क्या बोलते हैं सर? थायराइड की आत्महत्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि थायराइड फॉलिकल सेल, थायराइड कूप कोशिकाएं इसमें नष्ट हो जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना, एक अधिकता का प्रभाव होता है बच्चों, हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन की अधिकता जो होती है सर, उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये ध्यान रखना ग्रेव्स रोग होता है, ये ध्यान रखना। क्या? ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स डिजीज होती है, ये ध्यान रखना। और इस तरह से थायराइड से जुड़े जो भी तथ्य थे उनकी जानकारी हमने आप सभी तक पर्याप्त रूप से पहुंचा दी। अब क्या है कि आप मुझे बताना कि थायराइड हार्मोन जो इसकी अधिकता से जो ग्रेव्स रोग है, इसके कौन कौन से लक्षण है, ये बात आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कुछ आप भी तो करो यार, आप तो कुछ करना चाहते ही नहीं हो, बस आप ये चाह रहे हो कि अच्छा अच्छा सर फैक्ट मिल जाए, हमें अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाए, हम फटाफट से उतार ले हमारा काम आसान हो जाए, बस। तो इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी,
कि हाइपरथायराइडिज्म के कौन कौन से लक्षण हैं। आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो नो डाउट हम आपको बहुत प्यारी जानकारी अगली वीडियो में और देने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो आज मैं चाहूंगा कि बस इतनी ही जगहों पर हमारी बात रुक जाएगी। अब से इस बात और मुलाकात वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं कि आप सभी का संघर्ष जल्दी से खत्म हो। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि चलिए एग्जाम दर्शन के साथ, सत्येंद्र सर के साथ एग्जाम दर्शन पे आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।